जी कैफ 1 है ये, माजरत में 5 चेंज करना भूल गया। कैफ 1 का लेक्चर नंबर 23 है। IS 36 का ये थोड़ा सा पोर्शन है, मैंने इसको 5 पे रखा और फिर इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे IS 23। तो ये लेक्चर 23 के अंदर ही ये दोनों काम हमने करना है, ठीक है जी। तो कैफ 1 लेक्चर 23 स्टार्ट करते हैं FAR 1 का। सबसे पहले आज हम करेंगे जी एंशिएंट वाटर वाला सवाल, पेंडिंग पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो इसको कर लेते हैं। एंशिएंट वाटर लिमिटेड लेक्चर 18 के अंदर, लेक्चर 18 में था। अच्छा भाई ठीक है, जिसमें भी है ओपन कर लें, दोनों में है जी। भाई बातें बंद, हैंडआउट सामने खुला हुआ है, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में हैंडआउट खोलने की और ढूंढने की। एंशिएंट वाटर्स लिमिटेड इज अ कंपनी इन्वॉल्वड इन बॉटलिंग स्प्रिंग वाटर्स, ठीक है जी। चश्मों का पानी वो बोतलों में डाल के बेचते हैं। द कंपनी परचेज द बॉटलिंग प्लांट ऑन 2 जनवरी X2। 2 जनवरी को उन्होंने एक प्लांट खरीदा। द प्लांट इज मेड अप ऑफ 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, द कॉस्ट ऑफ विच इज एज फॉलोज। 2 जनवरी X2 कहीं पे लिख के रख लो, मैं आगे कर रहा हूं हैंडआउट को, ठीक है ना। उसके अलावा तो कुछ नहीं है वहां पे, बाकी का सवाल सारा ये है। अच्छा जी, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर एक एसेट की कॉस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स में बटी, यानी कि एक एसेट डिफरेंट कंपोनेंट्स में बटा हो और हर कंपोनेंट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो और लाइफ भी हर कंपोनेंट की डिफरेंट हो, तो फिर हमें हर कंपोनेंट को अलग लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइफ डिफरेंट है तो डेप्रिशिएट भी डिफरेंट बेसिस पे ही होगा। यानी जैसे हमने मिसाल ली थी हवाई जहाज की, कि हवाई जहाज की बॉडी की लाइफ है 15 साल, उसके अंदर लगी सीटों की लाइफ है 10 साल और इंजन की लाइफ है 5 साल। अब अगर 100 रुपए का हवाई जहाज है, उसमें बॉडी की कीमत जो है वो 40 रुपए है, सीटों की कीमत 20 रुपए है, 30 रुपए है और 30 रुपए इंजन की कीमत है, तो 40 रुपए वाली जो बॉडी है वो 15 साल पे डेप्रिशिएट होनी है, ठीक है। और 30 रुपए की जो सीटें हैं वो 10 साल पे डेप्रिशिएट होनी है और 30 जो है वो 30 रुपए वाला इंजन जो है वो 5 साल पे, ठीक है ना। तो फिर इनको अलग अलग लेकर चलना पड़ेगा। अब उसकी एग्जांपल, ये तो सादा सी आसान सी बात थी ना, इससे तो इतना समझ भी ना आए। जरा बेहतर लेवल के ऊपर इस बात को देख ले कि एक तो एसेट के कंपोनेंट्स भी हों सिग्निफिकेंट, जिनकी कॉस्ट अलग अलग हो और लाइफ भी अलग अलग हो, और फिर कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी उसके अंदर ऐड करना हम सीख लें, ताकि फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो ये एंशिएंट वाटर का सवाल इसलिए कर रहे थे। 2 जनवरी X2 को इन्होंने एक बॉटलिंग प्लांट इंपोर्ट किया, ऐसे ही है जी, खरीदा है, बॉटलिंग प्लांट परचेज किया है, इंपोर्ट नहीं किया, परचेज किया यहीं से लोकल, और उसके कुछ खर्चे हुए हैं, वो खर्चे आपके सामने। अच्छा जी, अब इंजन की कॉस्ट 1500, मैं 1000 में कर लूं सवाल। बेल्ट एंड फिटिंग CB एंड F लिखूंगा इसको ऐसे शॉर्ट, ठीक है, 2000 और अदर स्ट्रक्चर 800, ठीक है। ये तीनों ही एसेट की कॉस्ट हैं, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब सवाल में चूंकि उसने नहीं बताया पेड है या पेबल है, इसलिए मैं पेड ही कर दिया करूंगा। जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। वैसे रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल में? जर्नल एंट्रीज ही थी। चलो हम देख लेते हैं इसमें मजीद क्या कुछ कर सकते हैं पॉसिबली, फिलहाल तो जर्नल एंट्रीज ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 जनवरी जर्नल एंट्रीज हम करने लगे हैं जी, और साल बस जौन सा भी है, फिलहाल मुझे 2 जनवरी नजर आ रहा है। 2 जनवरी X2 पर हमने ये एसेट खरीद लिया, ठीक है। तो ये एसेट जो खरीदा है, इसको बॉटलिंग प्लांट के नाम से डेबिट करने की बजाय हम अलग अलग, जैसे सब हेड्स लेजर्स अलग अलग बनाएंगे ना। देखो लाइफ अलग, कॉस्ट अलग, तो इंजन को भी अलग रखना है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी अलग रखना है, ठीक है। फिर बेल्ट और फिटिंग को भी अलग रखना है, कॉस्ट को भी इसकी, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी अलग रखनी है, ठीक है ना। मजबूरी है ना भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है, सही है। तो 2 जनवरी को एंट्री बनेगी इंजन डेबिट, फिर क्या है जी दूसरा, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग CB एंड F लिख दूं? आपको समझाना मकसूद है इस वक्त, अंग्रेजी में लिखना मकसूद नहीं है, ठीक है। लेकिन आप तो पूरा लिखेंगे अगर पर्चे में आ जाए इस तरह से जनरल एंट्रीज हो, ठीक है जी। कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग्स डेबिट और अदर स्ट्रक्चर डेबिट, ठीक है। इंजन कितने का खरीदा? 1500, बेल्ट 2000, अदर स्ट्रक्चर 800, तो 1500, 2000 और 800, ठीक है जी। नजर आ रहा है भी सबको एंड तक भाई? उधर नजर आ रहे हैं, क्लियर। तो ये एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 40,
अच्छा रिक्वायरमेंट जरा पढ़ दे, मैं दोबारा नहीं जा रहा उधर। रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी बात करनी है, पूरी बात। ऑल जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द बॉटलिंग प्लांट, ठीक है। तो वैसे तो सिर्फ प्लांट से रिलेटेड ही एंट्रीज करनी है, लेकिन चलो आज मैं दूसरी भी कर दूंगा, जैसे कोई एक्सपेंस है उसे इग्नोर करना है वो मैं ब्लू मार्कर से एंट्री कर दूंगा। एंट्रीज एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब एसिड आ गया जी, ओके। अब आगे देखते हैं। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू बॉटलिंग प्लांट आर एज फॉलोज। अब कुछ और कॉस्ट भी इनकर हुई है भाई। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन है, ऐड तो ये होगा, लेकिन अगला मसला ये है कि ये किसी एक की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ इंजन की डिलीवरी इंस्टॉलेशन है या सिर्फ अदर स्ट्रक्चर की है या सिर्फ बेल्ट फिटिंग की है, ठीक है। अब या तो सवाल ही कोई बेसिस देगा या सवाल बेसिस नहीं देगा, तो हम कोई सी बेसिस जो है फॉलो कर लेंगे। अगर ये तीन चीजें हैं तो हम इक्वली भी इनको डिवाइड बाय 3 करके ऐड कर सकते हैं, या हम कॉस्ट के प्रोपोर्शन में भी कर सकते हैं कि जितनी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है इसकी 4500 जमा 800 कितना बनता है 5300। देख लें आप, फिर वही काम हो रहा है, जल्दी करें। आप भी कर ही लें अब ये काम जी। 3rd रो 4th रो जी, 3500 और 800, सॉरी 3500 और 800 कितना बना 4300। ये टोटल कॉस्ट है। आप यूं भी कर सकते थे कि 1500 बटा 4300 प्रोपोर्शन निकाल लें अगर सवाल खामोश है तो, ठीक है। या आप क्या कर लें, कॉस्ट को डिवाइड करें 3 से और बराबर बराबर तकसीम कर दें। लेकिन ये तब आप सोचे ना कि ये करना है या ये करना जब सवाल खामोश हो। आपका सवाल खामोश नहीं था, आपका सवाल चीख चीख के आखिरी पॉइंट में कह रहा था। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत कम है। ये सारी लाइन जैसे उड़ी पड़ी है, पेपर में ना उड़ जाए। अच्छा, ऑल अदर, ये सवाल इजी ले रहे हैं ना, इजी नहीं है। 2 अटेम्प्ट पहले इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल, हर दफा ऐसे ये सवाल यही एग्जाम्पल करवाई जाती थी और बच्चे इसी तरह से इजी ले लेते थे, ठीक है। और एक पेपर के अंदर वो 2 अटेम्प्ट पहले आया सवाल, अच्छे खासे नंबरों का आया, बच्चा उड़ गया है बिल्कुल, ठीक है जी। उसमें तो आप लोगों की मर्जी है, जब एक चीज क्लास में करवाई जाती है तो किसी वजह से करवाई जा रही होती है, ठीक है ना। अच्छा, ऑल अदर कॉस्ट आर कंसिडर्ड टू बी इनकर्ड इवनली बिटवीन द 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ बॉटलिंग प्लांट, दैट इज वेयर अप्रोप्रिएट अ थर्ड ऑफ कॉस्ट इज एलोकेटेड। ये जरा मुश्किल अंग्रेजी ऐसे, हालांकि दैट इज का आसान लिखनी चाहिए थी, मतलब उल्टा मुश्किल बात लिख दी। अ थर्ड मतलब क्या है, 1/3, मतलब टोटल कॉस्ट जो है उसको डिवाइड बाय 3 करो और हर पार्ट को एलोकेट कर देना, ये कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो हम यहां पे पहुंच चुके हैं जी। अदर कॉस्ट में डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन है। किस दिन, 5 जनवरी को ये इनकर की, डेट भी साथ साथ लिखते जाते हैं, 5 जनवरी X2, ठीक है। इधर देखो, सिर्फ हम ये नहीं कर सकते कि हम इंजन को सारी कॉस्ट दे दें, इंजन को भी जाएगी, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग को भी जाएगी और अदर स्ट्रक्चर को भी जाएगी। अब टोटल कितनी कॉस्ट है 783 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 261 और 261 डेबिट, कैश क्रेडिट 261। ये सॉरी एक मिनट लिख देता हूँ यार, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन अपने समझने के लिए इधर लिख लिया आपने, पर्चे में लिखने की जरूरत, ठीक है। कितना 783, ठीक है। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन का जो कैश क्रेडिट हुआ ये डेबिट इधर कर दिया हमने, ठीक है ना। ये अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिखा, जरूरत नहीं थी। या आप इसका नरेशन लिखना चाहें तो पहले का नरेशन क्या है जी, परचेज प्राइस कैपिटलाइज, दूसरे में इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज लिखना चाहें तो। नेक्स्ट है जी स्टाफ ट्रेनिंग। जिंदगी में कभी स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट कैपिटलाइज नहीं होते, ये 2 चीजें कभी भी कैपिटलाइज आप कर ही नहीं सकते कैपिटलाइज, ठीक है। एडवर्टीजमेंट है तो वो किस लिए है कि कस्टमर ये चीज बाय करे, आप एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते। फायदा जरूर होता है इससे, लेकिन आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते कस्टमर को। आप जितनी मर्जी हैवी एडवर्टीजमेंट कर लें, कस्टमर चीज ना खरीदे, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। ऐसे ही स्टाफ ट्रेनिंग है, आप स्टाफ को ट्रेन करें, जिस दिन ट्रेनिंग पूरी हो अगले दिन छोड़ के चला जाए। आप एम्प्लॉय को भी, स्टाफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फायदा तो होता है ट्रेनिंग से, लेकिन स्टाफ को आप रोक नहीं, आप ये नहीं कर सकते अगले 5 साल तक ये ट्रेनिंग हमें फायदा देगी। ट्रेन करोगे अगले दिन वो नहीं है। आपको जी हमने बॉन्ड साइन करवाया हुआ है, नहीं वो जिंदा भी रहे ना, तो बॉन्ड साइन किया हुआ है, लिखा हुआ है अगर तुम 5 साल से पहले छोड़ गए इतना जुर्माना होगा, 2 साल बाद उसने जुर्माना निकाला और ये लो जुर्माना, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो आप एम्प्लॉय को कंट्रोल, एडवर्टीजमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग, इसको आप एक्सपेंस आउट ही करते हैं, ये कैपिटलाइज नहीं होते। तो ये जो स्टाफ ट्रेनिंग है 16 जनवरी X2 को 60,000 रुपया लगा, ये एसडी कॉस्ट में ऐड जी क्या है 16 जनवरी। अच्छा अब देखो ये रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट अगर पढ़ो ना, रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज शो ऑल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। अच्छा ये अगली बात थोड़ा सा, अगर अगली बात ना लिखी होती तो ऑल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज में ये भी आ जाती
लेकिन अगर अगली बात को ध्यान में रखे कि जो है वो प्लांट से रिलेटेड जर्नल एंट्री शो करो, तो उसमें फिर ये जर्नल एंट्री नहीं बनती, बाहर हम तो कर लेते हैं जी एंट्री। बस क्या चीज है ये देखो, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट या एक्सपेंस, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग लिखने की कोशिश की मैंने, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनेगा, ठीक है ना, ठीक है जी, एक्सपेंस, ठीक है ना, एक्सपेंस कहां जाता है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टॉक ट्रेनिंग कॉस्ट 60 से डेबिट और कैश क्रेडिट, एंट्री तो ये बनती है, एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं होना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, लंच पार्टी, लॉन्च पार्टी है, मतलब एक ही है, मतलब एक ही, समझ गए बात, ठीक है। लॉन्च पार्टी, इनॉग्रेशन पार्टी, आपने एक एसेट अपना इंस्टॉल किया, अपना काम शुरू किया, आपने एक फेयरवेल तो कहते जाने वाले देते हैं जी, एक इनॉग्रेशन पार्टी आपने दे दी, गुब्बारे मंगवाए, गुब्बारे फोड़े, आतिशबाजी की, लोगों को मंगवाया, लंगर शंगर कराया, ये क्या है, लॉन्च पार्टी। ये क्या है जी, लॉन्च पार्टी को कभी भी एसिडी कॉस्ट में ऐड, ये भी जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट ही है, ठीक है, अपनी मशहूरी के लिए। तो किस दिन किया जी लॉन्च पार्टी, तैयार यार, भूल गया, सॉरी, वो रह गया 21 को, 21 वो चल लेते हैं जी, X2 अब वो पहले बोल दिया ना जी, ठीक है। लॉन्च पार्टी एक्सपेंस, लॉन्च पार्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 20 से। और जी क्या आया, टेस्ट रन रह गया था, टेस्ट रन, और आगे कोई अगले पॉइंट्स पढ़ लें। टेस्ट रन के साथ आपको याद होगा एक और चीज भी होती थी, अगर टेस्ट रन के किया और कोई उससे प्रोडक्शन हुई, आउटपुट आई है, उसको बेच के कोई प्रोसीड हुई है, तो उसको नेट करके नेट कॉस्ट को आपने, कॉस्ट टेस्ट रन की कॉस्ट नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ दैट टेस्ट रन। देखो कोई बच्चों की शक्लें बन गई, सुन लो, आपने एक एसिड लगाया, उसको टेस्ट रन किया, अब कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होती है टेस्ट रन, मतलब आपने थोड़ा सा मटेरियल, थोड़ी सी लेबर लगा के, थोड़े से ओवरहेड लगा के आपने आजमाइशी तौर पे कुछ सैंपल्स बनाए, जिस चीज के बनाने के लिए आप आए हो उस चीज के कुछ सैंपल्स आपने बनाए। अब वो सैंपल्स बाजार में आप बेच भी देते हो, कम कीमत पे बेच देते हो, पर बेच देते हो, ठीक है। तो जिस टेस्ट रन को एसिडी कॉस्ट में ऐड कर रहे हो, उसको एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे, उस टेस्ट रन से होने वाले सैंपल प्रोडक्शन की जो इनफ्लो है, ठीक है, उसको भी आप फिर रेवेन्यू में न ले जाओ, उसको भी आप एसिडी कॉस्ट में से माइनस करो। लेकिन हम एसिडी कॉस्ट में से अलग माइनस करें तो जरा मुश्किल समझना, आसान कर लो इसको, टेस्ट रन की कॉस्ट लेस उस टेस्ट रन से होने वाली आउटपुट की प्रोसीड्स, इनको करो नेट, तो नेट कॉस्ट टेस्ट रन की कहां ले जाया करो, एसिड कॉस्ट में ऐड करना है। तो ये देख लेते हैं भाई, एसी कैसे बंद हुआ, नहीं चल रहा यार, गर्मी होने लगी। अच्छा जी, ये किसी को मैसेज कर दें, अच्छा ओके, वो वाला एसी नहीं चल रहा, वो असल में एक मिनट पॉज करें जी सर। अच्छा जी, तो जरा देख लेते हैं, टेस्ट रन से कोई इनफ्लो तो नहीं हुआ, एक दफा देख लेते हैं। प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज, यहाँ बात हो रही है, टेम्परेरी आइडल रहा बात हो रही है, कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड बात हो रही है, कोई नहीं है जी, ठीक है। तो टेस्ट रन की कॉस्ट से कोई सेल प्रोसीड सवाल में गिवन नहीं है, तो टेस्ट रन की कॉस्ट जितनी की है सारी की सारी। अच्छा अब एक मसला आया, क्या दिन क्या, ये माधव जी जरा मिस हो गया था, इसलिए मसला क्या आया, टेस्ट रन सारे प्लांट का हुआ है, अलग इंजन का नहीं हुआ, ठीक है ना, और ये सारे प्लांट का ही हिस्सा है ना, पूरे एक प्लांट के अंदर ये 3 सिग्निफिकेंट पार्ट्स थे, तो टेस्ट रन के साथ भी फिर वही हशर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। टेस्ट रन के साथ भी क्या करोगे जी, इंजन, कन्वेयर बेल्ट, ये शुक्र है मैंने CB एंड F लिख दिया, वरना इसको लिखते थक जाता मैं, और अदर स्ट्रक्चर डेबिट और कैश क्रेडिट, ये क्या चीज जी, टेस्ट रन की कॉस्ट कितनी आई, 33 है, तो 11 11 और 11, ये कैसे आया 11 जी, 33/10 3, ठीक है जी। टेस्ट रन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। अभी ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस चल गया, अभी ये भी चल गया, वो भी चल गया। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं, देखो 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 देखो, वेयर एंड टेयर नहीं होता फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, खुदा का खौफ करो, जो दिल में आया, जो मुंह में बोल देते हो, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए, खैर अच्छी बात, लेकिन मैं मजाक तो कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, हमने ये बॉटलिंग प्लांट लगाया, इंस्टॉल किया, ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है ना, ठीक है। इस प्लांट को लगाने के बाद हमने वो फैक्ट्री पूरी अब ये चलानी है, उस फैक्ट्री की 4 दीवारी है, उसको गार्ड रख के हमने सिक्योर किया, उस फैक्ट्री के अंदर बिजली गैस के खर्चे होंगे और ढेर सारे मुलाजिम होंगे। अब टू स्टार्ट विद बहुत सारे खर्चे जो है वो हमारे हो गए, ठीक है, हमारे खर्चे हो गए।
लेकिन अभी जो हमने ये पानी बनाना शुरू किया, स्प्रिंग कोला तो नहीं, सॉरी, स्प्रिंग बॉटल्स, ठीक है ना, स्प्रिंग वाटर था ना, तो ये अभी फिलहाल नेस्ले के साथ और वो पेप्सी वाली के साथ और वही अभी दूसरी फ्लो के साथ, इनके साथ अभी जो है ना वो कम्पीट नहीं कर पाया। बिल्कुल स्टार्ट था, तो शुरू में ही जो है वो हमें कुछ ऑपरेशंस से लॉस हो गया। किससे लॉस हो गया जी? ऑपरेशंस का लॉस क्या होता है? आपने इस पीरियड में सेल्स की 100 रुपये की और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल लेट से आ गई 150 की, ठीक है, तो 50 का आपको क्या आ गया जी? ग्रॉस लॉस। या इससे आगे कुछ नेट जाके लॉस हो गया, तो किसी ने कहा यार देखो ना ये एसेट हमने अभी लगाया नया, तो इसी वजह से अभी ये नया इसी वजह से तो हमें ऑपरेशंस पे लॉस हुआ है। किससे लॉस हुआ है जी? ऑपरेशंस पे। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, ये ऑपरेटिंग लॉसेज जो हैं इनको आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर लेना, ठीक है ना। आपको जी फ्यूचर लिखा हुआ है, फ्यूचर, भाई फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेज भी जो हैं वो इस तरह से ही हैं कि आप मिसाल, असल में ना ये कॉन्सेप्ट है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज का कॉन्सेप्ट, ये भी FAR 2 में जाके हम पढ़ेंगे, जहाँ पे IAS 37 के अंदर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग 3 दिन लगते हैं उसके ऊपर, वहाँ पढ़ते हैं, वहीं पे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज की भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। दरअसल होता क्या है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने आज ये डिसाइड किया कि आप ये फैक्ट्री बंद करने वाले हो। अब अगले 3 महीनों के अंदर हो सकता है आपको उसको ऑपरेशंस के ऊपर भी आपको जो है वो लॉस आते रहे, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये उस मौके पे हो या वैसे नॉर्मल खरीदते वक्त के हों, आपने फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस को कभी भी एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना। वो ऑपरेशंस के लॉसेज हैं वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ ही जाते हैं, वो आपका एक्सपेंस होता है। ये अब एक्सपेंस बन गया ना, ऑपरेशन जैसे लॉस आया क्या हो गया, ये प्रॉफिट एंड कैपिटल में जाके हिट कर देगा, ये एक्सपेंस ज्यादा हो गया ना, ठीक है। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज जो हैं वो ऑपरेशंस के लॉसेज हैं, एसेट कॉस्ट में उनको ऐड नहीं करना होता, ठीक है ना, और ना ही इनकी कोई एंट्री होती है। उसने देखो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज का क्या डेट लिखी हुई है, उसने लिखा मार्च। मुझे बताओ कि ऑपरेटिंग लॉस की एंट्री क्या होगी? और भाई लॉस की एंट्री जबरदस्ती भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि लॉस को क्रेडिट करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से और कैपिटल को डेबिट कर दें, क्लोजिंग एंट्री ऑफ कैपिटल। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की कोई एंट्री ही ना किया करें, ठीक है, नो एंट्री ऑफ। भाई वो फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं ना होते, फ्यूचर का लॉस और फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉस दोनों में फर्क है ना, ठीक है। आप कहते हैं स्टूडेंट्स कहता था फ्यूचर लॉसेस को आज रिकॉर्ड कर लें, ठीक है ना, वो थोड़ा सा बारीक फर्क है। बहरहाल चूंकि आपके सिलेबस में अभी ये इस लेवल की बात है नहीं, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि बस ऑपरेटिंग लॉसेस को एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना, फिलहाल इतना ध्यान में रख लें, FAR 2 के लिए छोड़ दें फिर इसको। यार वो मैंने ये कहा था कि इंट्रो में हम पढ़ते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आता है मिसाल के तौर पर, वो कहाँ चला जाता है? कैपिटल में ऐड होता है ना, ये दरअसल एंट्री होती है। अगले साल वहां पे कुछ भी नहीं पड़ा था प्रॉफिट एंड लॉस में, एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट पड़ी है, उसको डेबिट करो और कैपिटल को क्रेडिट कर दो, ये क्लोजिंग एंट्री ऑफ प्रॉफिट इनटू कैपिटल है। अगर लॉस पड़ा है तो वो डेबिट पड़ा होगा, उसको क्रेडिट करके कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन छोड़ो इस बात को, क्या करना है, ठीक है। बहरहाल नो एंट्री ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज, ठीक है जी। बुलेट 4 कर लिया हमने, ठीक है। अब 1, 2 और 3 ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन हमने करनी है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है वैसे? ईयर एंड क्या बन रहा है? ईयर एंड लिखा तो होगा सवाल ने, 31 दिसंबर X2, ठीक है, और 3 भी है, तो 3 में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, ठीक है जी। 31 दिसंबर X2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना है हमने, तो ये एक्सपेंस डेबिट करना है तो पहले इसको निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग क्यों करनी पड़ रही है? एसेट की कॉस्ट के अंदर कोई एक चीज नहीं है, ठीक है। यूं कर लेते हैं जी, इंजन वर्किंग है ना, अंग्रेजी में फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, आपने लिखने तो लिख लेना, इंजन, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग्स और अदर, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहले क्या आया था इधर? 1500, 2800। क्योंकि वर्किंग है ना मेरी, तो मुझे जरूरत नहीं अब यहाँ पे लिखने की परचेज प्राइस कॉस्ट, वर्किंग जो हुई। अगर आपने लिखना है तो लिख लो अपनी तसल्ली के लिए, पर मैं कह रहा हूँ वर्किंग है, वक्त बचाओ। नेक्स्ट क्या आया था जी? 261, 261, 260, और फिर आया 11, 11, 11, और तो कुछ नहीं आया था ना। 1770, 1772, 22, 72, 10, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गई जी? कॉस्ट, यही बनी ना टोटल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे डाल के, बोलो। उसके बाद इनकी सवाल में क्या गिवन थी? लाइफ्स गिवन थी या रेट्स गिवन थे?
5 साल रेजिडुअल वैल्यू भी है। ओके गुड, स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर उन्होंने कहा होगा सवाल में स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमें रेजिडुअल वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी कितनी है जी? एंजन की रेजिडुअल वैल्यू 500, 0 और ठीक है जी। लाइफ कितनी है? ये मैंने कहा यहीं पे लिख लेना, बार बार क्या जाएगा। 5 साल। अब ये देखो एक ही बार फॉर्मूला से लिख लेते हैं। इसको मैं कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी, इसको कह देता हूं सी। क्या ख्याल है, हो जाएगा काम इस तरह से? तो डेप्रिसिएशन होगी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। पर एक मसला होगा, मसला यह है कि इस साल में ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। यकम जनवरी 18 मेरा साल शुरू हुआ था, मिसाल है मेरी। अच्छा 31 दिसंबर 18 पे होना था खत्म, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये है यकम अप्रैल 18, इस दिन एसेट हो गया रेडी टू यूज, लेकिन हम सुस्ती में पड़े रहे, घिरे रहे, और हमने जाके यकम जुलाई को एक्चुअली यूज किया। एक्चुअली यूज का मतलब आप इसको यूं भी कहते हुए देखेंगे सवाल को, कमर्शियल प्रोडक्शन इस दिन स्टार्ट, यही मतलब होता है ना, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। सवाल यह है कि डेप्रिसिएशन यकम अप्रैल से शुरू करेंगे या यकम जुलाई से? यकम स्टार्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑन विच एसेट इज रेडी टू यूज, ठीक है ना। जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो जाए स्टार्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस डेट, ठीक है ना। और एक्चुअली यूज्ड का इंतजार नहीं करना फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज, ठीक हो गया। चलिए अब एक और बात भी करते चलें साथ ही। मजदूरों ने कहा वेले बैठे हैं, वेले मजदूर बैठे थे, उन्होंने कहा क्या करें, चलो स्ट्राइक करते हैं, बोर हो रहे हैं, चलो जी स्ट्राइक करते हैं। इंट्रो के कॉन्सेप्ट से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर 2 महीने हमारा प्लांट क्लोज हो गया, नहीं चल सका। ये 2 महीने प्लांट रिमेन्ड आइडल, प्लांट रिमेन्ड वेला, तो प्लांट आइडल पड़ा रहा, तो क्या करें जी? हाँ, डेप्रिसिएशन विल कंटिन्यू, डेप्रिसिएशन विल कंटिन्यू। ये 2 बातें याद रख लो, जरा भूली ना पड़े। अच्छा अब आओ सवाल की तरफ। जी, plant was available for use in production on Yakam February X2, although production only began on 1st March। हमारे लिए रेलिवेंट यकम फरवरी है, तो आप अपने पास यकम मार्च को काट देंगे और यकम फरवरी है वो डेट जो हमारे लिए रेलिवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जी, सही, ओके। ओहो ये क्या हो गया? अच्छा जी, तो जा भाई तेरी मेहरबानी। ओके नेक्स्ट, द प्लांट वॉज टेम्परेरली आइडल ड्यूरिंग अक्टूबर व्हेन द फैक्ट्री क्लोज डाउन फॉर इट्स एनुअल हॉलीडे पीरियड। 1 महीना अक्टूबर का प्लांट बंद रहा, क्या करें? डेप्शन रोक दें? इसका मतलब पॉइंट 2 को हमें इग्नोर करना था। कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन डेप्रिशिएटिंग इट्स बॉटलिंग प्लांट। तो भाई किस दिन डेप्शन स्टार्ट करनी है? यकम फरवरी को, और पूरा साल फिर करनी है, बीच में कहीं पे रोकना नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं जी इंटू 11/12। जी जी ये जरा थोड़ा करीब हो गया मादरत। 233.2 260.3। अब ये पॉइंट वाले 233, 260 और 312 कर दो ना, तो कहीं भी यूज नहीं किया तो रहने दो बस। जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया भाई, इसका जरा टोटल बता दो। टोटल एक्सपेंस कितना बन गया? 805 बन गया। अब देखो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन ऑफ इंजन क्रेडिट 233। फिर सुन लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सीबी एंड एफ क्रेडिट 260 से। फिर तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर क्रेडिट 312 से। तो तीनों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो इकट्ठा ही डेबिट हो रहा है ना, तो उसको 3 बार करने के बजाय एक ही बार कर देते हैं, कंबाइन एंट्री कर सकते हैं हम। तो 805 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया डेबिट, ठीक है जी।
और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग अलग रख लो। एंजन, क्योंकि इन्होंने अलग अलग, फिर डिस्पोज भी अलग अलग होना है, डेप्सिट भी अलग अलग होना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर क्रेडिट जी 233 260 312। यार डेबिट क्रेडिट तो दूर दूर लग रहा है ना, अच्छा थोड़ा करीब हो गया मात्र जी। डेबिट एक्शन एक्सपेंस क्रेडिट ये तीनों अलग अलग, क्लियर, सही है। साथ ही उसने ये भी कह दिया था कि 31 दिसंबर X3 की भी एंट्रीज करो। तो भाई और तो कोई एंट्री होनी नहीं X3 में सिवाय, और तो कोई ना एंट्री होनी, ठीक है। तो फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ इंजन, ठहर जा CB एंड F और अदर स्ट्रक्चर। अब यहां पे हमने किया था 11/12, बस वो 11/12 ना करो, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस A माइनस B ओवर C कर दो जी 254 284 341। ये समझ आया भाई क्या हुआ है, फ्रैक्शन नहीं लगा बस, ठीक है। अगले साल में तो 254 से इंजन की लिक्विडेशन क्रेडिट, 284 से CB एंड F और 341 से, और इनका टोटल क्या बनता है 871.9। हाँ बड़ा नो करते हो तो। सही है भाई, समझ आ गई। क्या बताऊं, टेस्ट रन कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, हमेशा एसिड कॉस्ट का पार्ट बनता है। क्योंकि टेस्ट रन एक जरूरी खर्चा है ये देखने के लिए कि एसिड मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन में आ गया या नहीं। जब तक एसिड मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन तक नहीं पहुंचता तब तक सारे खर्चे उसी कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो टेस्ट रन ये देखने के लिए है कि एसिड हमारे हिसाब से बन गया या नहीं बन गया। भाई सही है, ये मिटा रहा हूं ये। अच्छा चलो छोड़ो, उसको नहीं मिटाता, जगह कम है वैसे, सिर्फ ये वाली साइड मिटानी है। ये इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं सारा ना मिटा दे। एक दो क्या तीन डेट डिफरेंट है, 2 जनवरी को ये एंट्री की, 5 को ये, 19 को ये। अगर उसने एंट्रीज मांगी है तो डेट वाइज ही मांग रहे हैं, जनरल एंट्रीज मांग ली ना, ठीक है। हाँ हमने नोट बनाना हो तो सिर्फ वर्किंग यूज कर लें। देखना अभी मैं नोट बनाने लगा हूँ भाई, ये भी देख लेना। पर्चे के अंदर अगर एडजस्टमेंट आ जाए इस तरह से, बहुत ज्यादा तफसील ना हो, थोड़ी बहुत तो बातें आ ही सकती हैं इसके बारे में, एक एडजस्टमेंट बन सकती है इसकी पूरे फुल फ्लैश सवाल में, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसमें ये ना हो कि आप जेन में क्या आ रहा है, बॉटलिंग प्लांट का सिर्फ एक कॉलम होगा। अगर बॉटलिंग प्लांट का एक ही कॉलम होना होता तो अलग अलग एक्यूमुलेशन अलग अलग क्यों करते, ठीक है। तो एंशिएंट वाटर्स लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर X, तो 3 कर लो, फिर दोनों ही बना देते हैं। चलो अब क्या याद करोगे, ठीक है जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, भाई रिवैल्यूएशन कोई नहीं है इसलिए बस मुझे बताओ ओपनिंग। इधर देखो डिस्पोजल भी कोई नहीं है, मैं नहीं लिख रहा डिस्पोजल एडिशन, भाई मेरे चांद पहले साल में एडिशन ही है सारा। अच्छा हाँ अच्छा, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग, भाई जो चीज़ें नहीं है मैंने वो नहीं लिखी। अच्छा पर्चे में भी टाइम बचा सकते हैं, लेकिन पर्चे में तो खैर फुल फ्लैज नोट ही होता है, सब कुछ ही होता है उसमें। ओपनिंग डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग और बुक वैल्यू। अरे देखो सब तवज्जो तो सबकी, यहाँ मैंने लिखा नहीं मालूम पीपी 31 दिसंबर X3 और नोट नंबर 007 प्रॉपर्टी प्लांट। क्या कह रहा है दीवाना है?
तो तुम खड़े हो जाओ ना जरा, ये मुझे याद नहीं रहता रोज। जी पीपी का नोट आ गया। अच्छा इधर देखो भाई, सबकी तवज्जो बहुत जरूरी है इस वक्त। इंजन, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग, अदर स्ट्रक्चर। जिस तरह से इधर चल रहा होता था, लैंड अलग, बिल्डिंग नहीं है, वैसे ही कह रहा हूं, प्लांट को और भी बड़े हो सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब कहने का ये है कि एक प्लांट कह के इन तीनों को ऐड मत कर देना, इन तीनों को अलग अलग ही रखना है। इनकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन भी अलग अलग कर दी हमने, ठीक है ना? सही है। तो X2 के लिए बना रहा हूँ भाई, 3 घर पे बना लेना, ओपनिंग ही बनाने हैं जी। ओपनिंग कुछ भी नहीं था, एडिशन भाई साहब वर्किंग यूज हो सकती है मेरे दोस्त, वर्किंग डायरेक्ट यूज करो आप। अगर एंट्री नहीं मांगी हुई तो फिर वर्किंग सिर्फ करो। टोटल बताओ, 1 7 7 2 2 2 7 2 1 0 7 2। ठीक है जी। उसके बाद एक्यूमुलेशन ओपनिंग में कोई नहीं थी, फिर 233 260 312, यही क्लोजिंग में आ गया। इसको माइनस कर दो कॉस्ट में से, बुक वैल्यू 1539 ठीक है जी। ऐसे अगले साल में ये क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएंगे, कोई एडिशन नहीं आना और सिर्फ डेप्रिसिएशन आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर कभी सवाल के अंदर अलग सवाल आए तो एंट्रीज होती हैं नॉर्मली, वो भी हमने देख ली, ठीक है। और उसके बाद अगर नोट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट पड़ जाए तो जितने कंपोनेंट्स हों उतने कॉलम्स डाल लेना, अलग ही रखना है, इकट्ठा कर नहीं ना सकते, कैसे इकट्ठा कर लें, ठीक है, समझे हो। जबरदस्ती इकट्ठा हो भी सकता है वैसे, वैसी बात नहीं, लेकिन अपने आप को सुकून में रखो, जिंदगी को मसला नहीं, ठीक है जी। जबान में तुम्हारी दर्द नहीं होती जब वो बोलती है फजूल में। 432 या 42 नंबर था, 442 नंबर नोट किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दो, बैठ जाए ना, बैठ जाए। ठीक है जी। अच्छा अभी देखें, ये रोड इंटरनेशनल वाली एग्जांपल अब रह गई है, ये फिर अब किसी दिन ऐसे ही जिस दिन मूड बना, ठीक है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, ये बड़ा आसान काम, मुश्किल नहीं है, इसके भी नोट तक चले जाएंगे फिर, ताकि ये पता लग जाए ना अगर एडजस्टमेंट इंडिविजुअली आए तो एंट्रीज कर लेते हैं, और अगर ये नोट में टेस्ट हो जाए तो नोट का बनना सीख लेते हैं हम, ठीक है, ओके। नहीं ये होमवर्क है आपकी, ट्राई करें आप, मैं कह रहा हूँ ट्राई करें आप, आज कह रहा हूँ, हो गया होमवर्क, बस करो ट्राई। हैंड आउट सारे ही अवेलेबल हैं जी। की कह रहे हैं मुंडा, केड़े क्वेश्चन था वो? रोड इंटरनेशनल वाला सवाल है, ठीक है, वो लेक्चर 18 में पढ़ा हुआ है, उसको ट्राई करना। ये ओवरव्यू दिया हमने यार, करवाना जब सवाल पहले ओवरव्यू दूं फिर कराऊं तुम्हें, तुम करो फिर ओवरव्यू, क्या फिर सवाल कराऊंगा, तो सॉल्व कराना, तो फिर कर लिया तो बाकियों को करने दो, वेट करो मेरे सवाल करवाने का। भाई 45 से लेट कोई ना हो, मैंने अब आइंदा नहीं रुकना, मैंने पढ़ाना शुरू कर देना, आप आगे वेट कर लिया करें, मैं नहीं करूंगा। मैंने आज और कल 2 दिन वेट किया है, 45 पे आप लोग क्लास में हुआ करें, उससे लेट मैं 5 मिनट तक तो वेट करूंगा, उससे लेट वेट नहीं करूंगा, ओके, बता रहा हूं मैं। आप आगे वेट करें, मुझे ना वेट करवाया करें। अच्छा जी, अच्छा लगता है भला ये भाई। ये मैंने आपको इंडिकेटर्स पढ़ा दिए थे, बस एक इंडिकेटर इसमें रह गया था, वो है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बल्कि इसी के साथ साथ ही मैं फेयर वैल्यू के डिफरेंस को भी बता देता हूं, ठीक है, बाकी आसान थे। एक्सटर्नल इंडिकेटर जी, एसेट की मार्केट वैल्यू में कमी आ गई। असल में ना एसेट की जो मार्केट, चलो छोड़ो, एसेट की मार्केट वैल्यू में कमी आ सकती है, क्यों? मैंने कहा था साथ ही है, इसके साथ जैसा ये चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए, या चेंज इन लॉ हो जाए, रेगुलेशन चेंज हो जाए, जिससे कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ जाए, या उस एसेट की अपनी मार्केट वैल्यू किसी वजह से चेंज हो जाए, ये तो बड़े आसान लिखे हो तो समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ये कौन से थे? एक्सटर्नल। इंटरनल डैमेज कर दिया हमने, खुद एसेट वैल्यू में कमी हो गई। हमने प्लान कर लिया है डिसकंटिन्यू करने का, दही नहीं बनाएंगे। जब दही नहीं बनाएंगे तो भाई हो सकता है वो प्लांट अब उतने का ना बिके जितना हमें वैसे चल के वो फायदा दे देता, ठीक है। तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लें। या एसेट की एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ में क्या आ गई है? रिडक्शन। ये तो सारे आसान है। ये सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो नाम पढ़ते ही नजर आ जाता है कि हाँ
इनसे हमारे एसेट की हो सकता है रिकवरेबल अमाउंट में कमी आ जाए। क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों से मिलकर बनी है। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज। ठीक है ना? अब देखो इनमें से मिसाल के तौर पे फेयर वैल्यू थी 100, वैल्यू इन यूज थी 80। ठीक है, और हमने इसको 100 रखा हुआ था। हमारी बुक वैल्यू जो थी वो थी 90 रुपए। ठीक है ना? तो देयर वाज नो इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है ना? अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो ना इंडिकेटर आया। मैं अब इंटरेस्ट रेट की तरफ आऊंगा बाद में। ठीक है, पहले मैं इससे भी आसान बात करता हूं। एसेट की फेयर वैल्यू में, जैसे कहा सवाल ने, फेयर वैल्यू में क्या आ जाए? डिक्रीज। सादा बात, एसेट की फेयर वैल्यू कम हो तो एक शक तो पड़ जाता है ना। क्या? मिसाल के तौर पे एसेट की फेयर वैल्यू 100 थी, एसेट की फेयर वैल्यू 100 से बदल के आ गई 70 पे। ये क्या हुआ जी? एसेट कम हुई, एसेट की वैल्यू। अब बताओ 80 रह गया इधर। हालांकि कम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हुई, लेकिन उसकी वजह से हमारी रिकवरेबल अमाउंट गिर गई ना। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में किसी वजह से कमी आए या वैल्यू इन यूज में किसी वजह से कमी आई, इन दोनों कमियों की वजह से असर रिकवरेबल अमाउंट पे पड़ जाता है। और जैसे ही रिकवरेबल अमाउंट के कम होने का खर्चा पैदा हो, इंपेयरमेंट का खर्चा पैदा हो जाता है। बात समझे हो? ठीक है, तो फेयर वैल्यू कम हुई। ठीक है, मिसाल तो नहीं है ना पूरी। फेयर वैल्यू थी हमारी 110 और कॉस्ट टू सेल थी 10, पुरानी बात। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू अपनी जगह से कम होकर कितनी हो गई? 100। जब ये फेयर वैल्यू कम हुई, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी जी, फेयर वैल्यू थी हमारी पहले 110 और -10 था। अच्छा, फेयर वैल्यू कम होकर कितनी हो गई? 80। ये 80 हुई तो ये फिगर 70 हो गई। अब देखो ना, चाहे ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, चाहे वैल्यू इन यूज है, कोई भी ऐसा काम हो जिस वजह से इन दोनों में से कोई एक कम हो जाए तो खतरा पड़ जाता है कि ये कम हो सकती है। जैसे देखो, कम तो हुई थी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अब वैल्यू इन यूज जो है ना वो उछल के सामने आ गई, लेकिन अल्टीमेटली रिकवरेबल अमाउंट तो कम हो गई ना, वो हायर थी। ठीक है, तो याद रखना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये वाली फिगर किसी वजह से भी कम हो रही है, या वैल्यू इन यूज ये वैल्यू भी किसी वजह से कम हो रही है, तो इसका अल्टीमेटली खतरा क्या, इसका इंपैक्ट किस पर पड़ता है? खतरा पड़ जाता है कि रिकवरेबल अमाउंट कहीं कम ना हो जाए, और रिकवरेबल अमाउंट कम होने का मतलब सीधा सीधा इंपेयरमेंट का खदशा है। तो ये एक आपके एसेट की फेयर वैल्यू गिर गई, टेस्ट लगाओगे? ये बात समझे? अच्छा, एक चीज और ऐड करता हूं, यहां नहीं लिखी हुई। एसेट की फेयर वैल्यू तो 110 ही है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट टू सेल बढ़ के 10 से 40 हो गई। अब कॉस्ट टू सेल बढ़ने से भी क्या हुआ? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाली फिगर कम हुई। इससे कम होने का खर्चा है कि रिकवरेबल अमाउंट को इसने कम कर दिया होगा, और उसका खर्चा है कि उससे आगे खर्चा क्या है? इंपेयरमेंट लॉस आ गया होगा। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? कितना आ गया? 10 रुपए। बात समझ गए? तो ये देखो, एन अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, यहां ऐड करते हैं, बुक में नहीं है, चलो ऐड कर लेते हैं, और इंक्रीज इन कॉस्ट टू सेल। बात समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? इजी है। ओके, ये तो इजी हो गया। वो तो होगी ना, फेयर वैल्यू कम होना या कॉस्ट टू सेल का बढ़ जाना, अल्टीमेटली ये रिकवरेबल अमाउंट को कम करने का खर्चा हो सकता है कम होने का, और उसका अल्टीमेटली असर क्या पड़ता है? इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है। ठीक है? अब एक चीज आ गई, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ये समझने के लिए पहले एग्जांपल लेनी पड़ेगी एक छोटी सी। यहां पे हम मौजूद हैं, ठीक है जी, और फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो आ रहे हैं जी 100 रुपया, 110 रुपया, 70 रुपया, मिसाल के तौर पे। ठीक है, मैं कहता हूं जी डिस्काउंट रेट है 10%, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। क्या निकाल दो जी? प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी कैसे? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी जी? 100 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1 प्लस 110 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 70 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -3। कोई मसला इसमें? ये सिंपल डिस्काउंटिंग की है भाई। ये मेरी एग्जांपल है, कोई कहीं पे सवाल नहीं था, बस एग्जांपल है। ठीक है जी, बोलो। 234 है प्रेजेंट वैल्यू। अब इंटरेस्ट रेट को
बढ़ाना है या कम करना है? कोई एक काम कर लो, पता लग ही जाएगा। बढ़ा लें, चलो बढ़ा लें। प्रेजेंट वैल्यू निकालो जी एट द रेट ऑफ 15%। ये 5 भी हो सकता था, बहरहाल एक तरफ कर लो, दूसरा वैसे इंपैक्ट पता लग जाएगा। 1.15 रेज टू पावर -1, फिर 110 इंटू 1.15 रेज टू पावर माइनस, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बदल गया। 1.15 रेज टू पावर -3। जरा आंसर बताओ। 200। ओह, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो जाहिर है वो डिस्काउंट कर रहा है ना, इसको इतना बढ़ाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू उतनी नहीं सर, हमें जरा पक्की बात करें, पक्की बात करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो भैया, नजर आ रहा होगा ये जो आप लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जी, रेट कर दो 5%। 100 इंटू 1.05 रेज टू पावर -1। भाई सर थोड़ा नीचे कर लो सारे, थोड़ा मैं एंड पे लिख रहा हूं, बच्चे देख लेंगे ऑनलाइन वाले जी। 110 इंटू 1.05 रेज टू पावर -2 प्लस 70 इंटू 1.05 रेज टू पावर -3। भाई नजर आ रहा है कैमरे में? 2। ये क्या मतलब? अगर रेट 10% से बढ़ के हुआ, सॉरी कम होके हो गया 5%, यहां 8 लेना था, मिक्स ना हो जाए 5 और 15, चलो 12। यानी इंटरेस्ट रेट हुआ कम तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट 10 से बढ़कर 15 हुआ, यानी इंटरेस्ट रेट को हमने बढ़ाया तो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आपको ये याद रख लो भाई, ठीक है। अब हम तो ये देख रहे हैं कि इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट क्या है। अब इंपेयरमेंट का इंडिकेटर क्या है? रिकवरेबल अमाउंट का कम होना। रिकवरेबल अमाउंट कम होने में क्या हो सकता है? या वैल्यू इन यूज कम हो या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम हो। अब फेयर वैल्यू कॉस्ट तो साइड पे होगी, वैल्यू इन यूज की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रेट की वजह से तो वैल्यू इन यूज पे असर पड़ता है ना। तो वैल्यू इन यूज का कम होना रिकवरेबल अमाउंट को कम करेगा और इंपेयरमेंट का खर्चा है ना, तो वैल्यू इन यूज का कम होना इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से होगा या कम होने से? इतना याद रख लो कि इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट वैल्यू, ये वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आएगा तो वैल्यू इन यूज पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो कम होगी। अगर वैल्यू इन यूज कम हुई तो खतरा है कि रिकवरेबल अमाउंट कम हो और फिर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी एग्जांपल इसके साथ लिख लें आप, जब बुक आ जाए, बुक के अंदर ऐसी टेबल बना हुआ है, बुक से उठाया हुआ, ठीक है। तो इधर देखो, इस तरह से लिख लोगे ना अपने पास रजिस्टर में, इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम वैल्यू इन यूज कहते हैं, ठीक है। यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, प्रूव कर लिया हमने। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम हो तो वैल्यू इन यूज बढ़ जाएगी। अब इंपेयरमेंट का खतरा कब होना है? जब वैल्यू इन यूज बढ़े या कम हो? बोलो, इंपेयरमेंट का खतरा कब पड़ेगा? जब वैल्यू इन यूज बढ़े या कम हो? वैल्यू इन यूज कम होने से रिकवरेबल अमाउंट के कम होने का खतरा और इंपेयरमेंट का खतरा है। तो वैल्यू इन यूज कम होगी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना इज एन इंडिकेटर एंड दिस इज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंटरेस्ट रेट आप नहीं तय करते, तो मार्केट फोर्सेस करती हैं, गवर्नमेंट करती है जोर जोर लगा के। जी समझ आई बात की? सही है। ये रहता था जी, ये हो गया। बस मैंने ये मिटाना है और बाकी सारा लिखा है, सिर्फ ये मिटाना। यूनिवर्सिटी ये तो आपने लिख लिया होगा। ओके जरा देख लें आप। अच्छा जी, ऐसा है भाई, देखा आपको मेरा बड़ा ट्रस्ट का रिश्ता है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं दादू लगा के नहीं पढ़ा सकता ना। आईकेएप ने अपने सिलेबस के अंदर लिख दिया इंपेयरमेंट इंक्लूडिंग रिवर्सल, ठीक है। यानी रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट उसने लिख दिया सिलेबस में, लेकिन अपनी किताब के अंदर उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। असल में हफ्ते को मैंने कर दी थी, पहले वॉल्यूम में ये I36 फाइनल किया था, तो आईकेएप ने कोई जिक्र किया नहीं है। फिर भी मैं मजीद और जोर लगा के देखने की कोशिश करूंगा, एक आध दिन और देख के फिर मैं आईकेएप को ईमेल करूंगा कि जी आपने पहले आज तक रिवर्सल की बात नहीं की थी, आपने इस बार रिवर्सल लिख दिया, गलती से तो नहीं लिखा गया। अगर गलती से है तो हमें बता दें ताकि हम उसको ना करें, और अगर है इंक्लूडेड तो आपने किताब में नहीं रखा हो तो कोई मसला नहीं, हम अपना सवाल बना के उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मसला कोई नहीं, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से IS36 कंप्लीट है। एक फुल फ्लेज IS36 जो फाइनल में पढ़ेंगे उसमें कैश जनरेटिंग यूनिट एक कॉन्सेप्ट है, वो तो आईकेएप ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कैश जनरेटिंग यूनिट। अच्छा इसको देखते रहा करो बेटा, अब मैं ये भी आपको दिखाया करूं। अब वो पता नहीं कहां गया मेरा। अब मैं सिलेबस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं।
मिल तो गया जी, डाउनलोड हो जाए लग रहे अब। आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए वैसे हर वक्त, आई कैप का जो सिलेबस है। हाँ तो ओपन करो। ये तो यहाँ पे नेट भी नहीं चलता खैर से। चलें एक दादा देख तो ले। वो आगे जाने से इसने इनकार कर दिया। ओपन करें जी, ओपन आई एफ कैफ वन पहले ही आ जाएगा, सबसे पहले कैफ वन ही होगा। हॉटस्पॉट दे ही दो, हॉटस्पॉट मैं अपना ऑन कर लेता हूं। जरा पॉज करें भाई, बस कर दो भाई, भाई बस कर दो। एक बार कहा जाता है यार। मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहां पे आई कैप ने लिखा ये अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैरिंग एसेट अदर देन कैश। ये इसने लिख दिया, कैश जनरेटिंग यूनिट तो नहीं है और गुडविल नहीं है। ये असल पूरे IAS 36 के अंदर ये चीज मिसिंग थी, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन रिकवरेबल रिकग्निशन पेमेंट लॉस एंड रिवर्सल देयर ऑफ जो इसने लिखा हुआ है, ये आज से पहले नहीं होता था और ये ना ही इसकी किताब में अभी भी इसकी कोई मिसाल मिली मुझे, ठीक है। तो ये एंड रिवर्सल देयर ऑफ, यानी ये इंपेयरमेंट लॉस हो गया तो उसका रिवर्सल कब होगा, जब फ्यूचर में ये चीजें इंप्रूव हो जाएं। कौन कौन सी चीजें इंप्रूव होंगी भाई, जिनकी वजह से इंपेयरमेंट लॉस आया था, जैसे इंटरेस्ट रेट का कम होना, कॉस्ट टू सेल का कम होना या फेयर वैल्यू का बढ़ जाना। ये कुछ निशानियां ऐसी हैं जिनकी वजह से फ्यूचर के अंदर जाके इंपेयरमेंट लॉस के आने वाले जो वजूहात थी वो इंप्रूव हुई तो वो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इंपेयरमेंट गेन तो कोई नहीं होता, लेकिन प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल तो हमेशा से हम करते ही आए हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आई कैप ने कहा कि ये टेस्ट होना है तो मैं आपको कोई एक सवाल उसका बना के करवा दूंगा। अगर ना आई कैप ने कहा तो फिर हम इसको, आई कैप ने कहा कि नहीं है तो फिर हम इसको छोड़ देंगे इंशाल्लाह, जैसे हमेशा से छोड़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप काइंडली जब अपने पास नोट कर लीजिए ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद करा सकें। ओके ठीक है, मैं आज ईमेल करने की कोशिश करूंगा। मेरे टीए बैठे हैं, नहीं बैठे, ये ईमेल भाई अभी ये बात समझिए आपने मैंने क्या कही है कि सुते सी, अभी इस क्लास के बाद मुझसे सुन लो कि ये क्या बात थी और अभी ईमेल करवाओ काइंडली, ठीक है ना। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस वालों से। अच्छा जी वापस आते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ थे हम, साइंटिफिक फार्मा वाला सवाल किया। साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड जो है, दरअसल ये सवाल सुन लो, आपकी किताब के अंदर भी पास पेपर के नाम से मौजूद है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये है कि यहाँ पर वैल्यूज का फर्क है। वो फॉरेन करेंसी के अंदर ये परचेज किया, इंपोर्ट किया, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है लोकल करेंसी में मल्टीप्लाई करके, सादा सा काम है। तो वो किताब के अंदर मौजूद है, वो वहीं पे इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट करके फिगर दे दी और फिर कुछ एक दो लाइनें इसमें कम कर दी थी, ठीक है ना। बुक के अंदर ओरिजिनल सवाल भी मौजूद है, इसलिए मैं बुक वाला सोल्यूशन आपको नहीं दे रहा, इसी का सोल्यूशन फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एंट्रीज करनी है जबानी, वर्किंग करनी है, वर्किंग 2 मिनट में हो जानी है। साइंटिफिक फार्मा इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स, इट्स प्लांट वाज एस्टिमेटेड टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 600 एट 30 जून 15। ये खतरा 30 जून 15 पे मंडलाना शुरू हुआ है। देखो रिकवरेबल अमाउंट का दे देना निशानी है एक, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना को आसान काम नहीं होता। आपको ये पक्की पकाई खीर मिल जाती ना, आप कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट ही तो दी है, क्या मसला है भाई साहब। फेयर वैल्यू निकालना, कॉस्ट टू सेल जाके पता करना, फेयर वैल्यू पता करना, इससे फेयरलेस कॉस्ट सेल निकलेगा। फिर वैल्यू इन यूज आपने देख ही लिया कितनी मुसीबत है, 5 साल लाइफ का जो है वो बची हुई है, तो अब 100 कैश फ्लोज देखना कि ये आएगा ये नहीं आएगा, फिर क्या डिस्काउंटेड होगा, क्या हालात होंगे, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा वगैरह वगैरह। आसान काम नहीं होता रिकवरेबल अमाउंट निकालना, इसलिए हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से भी हम एसेट को नहीं गुजारते, सिर्फ तब ही करते हैं जब कोई इंडिकेटर आए, ठीक है ना। तो रिकवरेबल अमाउंट का सवाल में आ जाना ये काफी निशानी है कि इंपेयरमेंट टेस्ट आप लगा दो, उस बेचारे ने रिकवरेबल अमाउंट निकाल के दी हुई है आपको तो 1 मिनट लगना, ठीक है। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है हमें, वो निकाल के उसने दे दी है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये सवाल क्योंकि मैंने रिवैल्यूएशन की डिस्कशन कर दी थी, उसके बाद आया था ना आपके होमवर्क में। प्लांट इंपोर्ट किया था 2500 का, प्लांट जो है वो पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन यकम जुलाई 12 एंड वाज इंस्टॉल्ड ऑन सेम डे। मैंने सेम डे कर दिया था, असल सवाल के अंदर ये डेट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले दे दिया है, अब वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, यकम जुलाई 12 को हमारा ये एडिशन हो गया, यकम, ये वर्किंग यहाँ पे करूँगा, नजर आएगी बच्चों, यहाँ पे कोई किसी बच्चे के चमक तो नहीं पड़ रही, किसी बच्चे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ, अच्छा भाई कैमरे में यहाँ तो नहीं पड़ रही, ओके जी। यकम जुलाई 15
12 यकम जुलाई 12 से इंस्टॉलेशन भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन में टाइम ऑफ परचेज एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 15 साल, वेयर सैलरी और एडमिट 200 बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ यकम जुलाई 13 पे, तो उधर तक तो आना ही पड़ना है, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं, यकम जुलाई 13 लिख लेते हैं। अब एक लाइन बचा लेते हैं, मेरे पास जगह कम है ना, बच्चों की रोशनी में से ऊपर नहीं लिख सकता जी। यकम जुलाई 13 जो रोशनी में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं तो यहाँ कर देता हूँ जी। कॉस्ट, हाँ भाई 2500 का खरीदा था, 700 का इंस्टॉल हुआ, तो कितना बन गया 3200, बोल दिया मैंने, ठीक है। लिख लो, यकम जुलाई 12 पे 3200 का ये प्लांट आ गया, प्लांट ही है ना। फिर जनाब 30 जून 13 आया और डेप्रीसिएशन की जरूरत पड़ी, तो 3200 माइनस 200, 15 साल लाइफ थी, सैलवेज वैल्यू 2 लाख है और स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है इसने, ठीक है। तो फिर स्ट्रेट लाइन का मेथड होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ जी 200, 3000 आ गई बुक वैल्यू। अब इसी दिन क्या हो रहा है जी, 30 जून 13 पर हुई रीवैल्यूएशन, यानी 30 जून 13 से अगले दिन यकम जुलाई 13 पे, तो 1/7/13 पर एक लाइन आपने खाली छोड़कर लिख दी रीवैल्यूड अमाउंट। मुश्किल तो नहीं था सवाल जी। 5400 रीवैल्यूएशन सरप्लस 2400, एक आप दोनों को चुप नहीं आती, एक उधर भाई 2 बैठे हुए उनको चुप नहीं आती, और एक इधर माशाल्लाह से 2-3 अहबाब बैठे हैं। प्लीज बेटा मैं बोर्ड की तरफ मुंह करता हूं तो आप लोग बोलने लग जाते हैं, कांड पीछे सामने बोल के खाओ जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओके। फिर क्या हुआ, 30 जून 15 अभी बहुत दूर है, फिर 30 जून 15 जाना पड़ेगा, और कुछ हो तो नहीं ना दरम्यान में, कुछ हुआ तो नहीं भाई, ओके। तो 30 जून 14 आने, मैं तो कहता हूं 15 पे डायरेक्ट आओ, इधर देखो, और माइनस क्या कर दो, एक्यूमुलेटेड एब्सेंट माइनस कर दो, जहां जंप कर सको कर लिया करो, ठीक है। 5400 बटा 15, ये तो 1 साल की डिफरेंस थी, अच्छा। रिमेनिंग लाइफ यकम जुलाई 13 पर खड़े होकर 1 साल गुजर चुका था, 15 में से 1 गया तो 14, 14, ये इंटू 2 क्यों किया, समझ आ गया। अच्छा जी भाई, इंटू 2 क्यों किया, समझ आ रही है, इंटू 2 क्यों किया, 2 साल की इकट्ठी डेप्शन करके हम जंप करके आ रहे हैं जी। 2400 में से तो 200 माइनस करना, आप बोलो, इंटू 14 इंटू 2, हाँ रेजिडुअल वैल्यू एसेट की है ना, सरप्लस की नहीं है जी। हाँ तो यही कहा था आपको 20 बार ये बात क्लास में की, अगर रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू दे दे तो वो यूज करो, ना दे तो जो पहले है वही है। उसने ये नहीं कहा कि रेजिडुअल वैल्यू 0 हो गई है, तो फिर जितनी थी उतनी उतनी है, ठीक है। कई सवालों में भी किया जी। 743, अच्छा यार रुपया दे दो इस बेचारे को यार, अल्लाह के नाम पे दे दो इस बेचारे को, सारे एक चंदा कर लो, ओके जी। 2 सी कितना 4 5 7 2057, ठीक है जी। अब इस दिन सीख लिया था मसला, तो इसलिए कोई नहीं। 30 जून 15 पे एक लाइन काली छोड़ी, और इधर देखो, इधर देखो, 1 मिनट रुक जाओ, पहले देखो 600 लिखना चाहिए या नहीं। देखो अगर ये 4000 रुपये पड़ा है, ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट 5000 है, तो यहां तो 4000 ही आएगा ना, फिर तो वो नहीं ना लिखना। अब जाके देखा तो रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ ऐसे तो 4600 से क्या हो सकता है जी। बुरा वक्त आए तो कौन टाल सकता है, आ गया बस, सब क्या हो सकता है। आपका काम है अकाउंटिंग करना, टेंशन ले तो शेर साहब ले, आपको क्या है जी। अच्छा जी बोलो, ये क्या है, अब ये क्या है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू, यानी रिकवरेबल अमाउंट जब यहां पर आ जाती है ना तो वो रिवाइज बुक वैल्यू है, फिर वरना यहां पे नहीं आएगी, पुरानी बुक वैल्यू आएगी, इम्पेयरमेंट लॉस विल बी 0। ये मैंने तीसरी बार अब ये बात कर रहा हूं क्लास में, ठीक है ना, ओके जी। 4057 का आ गया इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया भाई। अब ये सारे सरप्लस को खा गया और प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया 2000, ठीक है जी। सवाल खत्म, एंट्रीज करते हैं।
प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम यकम जुलाई 12। हो पहली एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 3200 से इकट्ठा ही कर दो, ब्रैकेट में कर देना 2500 जमा 700, अलग अलग क्या कर दो, ठीक है, सही है। सेकंड एंट्री अलग अलग जो करे वो कर ले, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 2500, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 700, मैं कह रहा हूं इकट्ठा कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। उसके बाद 30 जून 13 पे डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 200। अब 14 वाला साल यकम जुलाई 13 को शुरू हो रहा है, ठीक है जी। 14 वाला साल शुरू हुआ तो पहले ही दिन क्या हुआ, रीवैल्यूएशन की एंट्री एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 200, एसेट डेबिट दूसरी एंट्री एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 2400 से, ठीक है जी। अब ये एंड पे आए तो एक डेप्रीसिएशन, अब यहां पे थोड़ा मैंने देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था, असल मैंने एंट्रीज देखी थी, मुझे लगा था शायद इसी साल की एंट्रीज मांगा, बहरहाल कोई नहीं, हाफ कर लो, 743 को डिवाइड बाय 2 कर लो, 2 साल की वर्षन पड़ी है ना, अलग अलग एंट्री बन जाए। अब 30 जून 14 पे एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 371 से, और एक्यूमुलेशन डेबिट सॉरी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटर्न अर्निंग क्रेडिट इसका हाफ। ये समझ आया है? मैंने 2 साल की यहाँ वर्किंग में इकट्ठा जंप लगा दिया था, नहीं लगाना चाहिए था, बस मुझे उसको ख्याल नहीं आया कि एंट्रीज में पढ़ लूं कि कितने ज्यादा, मुझे लग रहा था सिर्फ 15 की एंट्रीज मांगी होंगी, बहरहाल कोई गल नहीं। नेक्स्ट ईयर आएगा कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ एंट्री करोगे और वो एंट्री यहीं से हो जाएगी। पहली एंट्री होगी 371, दूसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटर्न अर्निंग्स क्रेडिट, मैंने ब्लैक से कर दिया इसलिए, ठीक है जी। अब आया 30 जून 15 के बाद हमारे 30 जून 15 का एंड, ठीक है। 15 के एंड पे इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है, एंट्री बन रही है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ये थर्ड एंट्री बनेगी इस साल की, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, जो मर्जी लिख दो, ठीक है। और कहानी यहां पे खत्म। ये कोई मसला है, एंट्रीज तो समझ आती है ना, ठीक है। मुश्किल एंट्री यही थी, अच्छा ये मैंने 2 एंट्रीज किया भाई, माजरत। अच्छा अब सवाल नंबर 2 क्या था, अज्यूम करो क्वेश्चन 1 जो ऊपर पड़ा है उसमें रिकवरेबल अमाउंट 3300 है, ठीक है, लॉस ही है, लेकिन वो ये दिखाना चाह रहा था मैं यहाँ पे कि अगर लॉस इतना आ जाए कि वो सरप्लस को खत्म ना कर सके तो फिर बस सरप्लस ही बच जाएगा और लॉस आगे 0 जाएगा, और एंट्री क्या बनेगी वो देखना था, ठीक है। तो यहां तक तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 2 करूं यहीं पे चेंज करके, चलो बल्कि मिटाता नहीं हूं, काट देता हूं। ये 600 कट गया, रिकवरी अमाउंट कितनी आ गई 3300, तो यहां पे सरप्लस लॉस कितना है 1357 का लॉस आएगा। ये लॉस यहां पर 1357 जब हम माइनस करेंगे तो 700 फिर भी बच जाएगा और यहां पे कुछ भी नहीं जाएगा। अब एंट्री बनेगी आखिरी वाली रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 1357, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस या एसेट क्रेडिट 1357 से प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा। ये बातें हो गई हैं, ठीक है जी। चलें अब आज के लेक्चर पे आ ही जाएं। अच्छा आज हमने दोनों काम कर लिए जी, रिमेनिंग थ्योरी डिस्कस कर ली, सॉल्व कर ली एंशिएंट वाटर लिमिटेड, और होमवर्क भी डिस्कस कर लिया पिछले लेक्चर का, ठीक है। आपका आज का होमवर्क है ये आईकेएफ की बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह, ओके, सही है। अब घर जाके पढ़ना ना बेटा, ये होमवर्क है। होमवर्क का मतलब क्या है, घर जाके पढ़ना, होम का वर्क, घर का वर्क, ठीक है जी। घर का काम में करने लग जाना। अच्छा सोचा तो ज्यादा था, लेकिन लगता है आज इतना काम नहीं हो सकेगा, टाइम कम रह गया। शुरू कर लेते हैं ऑफिशियली आज IAS 23। मिटा दो यार वो सारा, ये भी मिटा दो, 1 मिनट उधर से मिटाना शुरू करो।
ओके जी, हेडिंग बना लें आप फिर। बोरोइंग कॉस्ट, IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट्स। फोर्टी वन तक, 41 एग्रीकल्चर का IAS, उसके बाद IFRS शुरू हो गए थे। फाइनल में सारी ही पढ़ लोगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बोरोइंग कॉस्ट्स। बोरोइंग कहते हैं जी लोन रिसीव्ड। लोन, बचपन की बातें आज कर लेते हैं, थोड़ी सी टाइम रह गया कम, ठीक है। बस जरा वो इंट्रो की रिवीजन करते हैं। इंटरेस्ट निकालते थे और लोन के ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा है जी, वो वाला काम जरा कर लेते हैं। और जो इसको इजी लेगा ना, 2-3 दिन बाद जाकर उसको हो जाएगा अच्छा यार वो ध्यान से करने वाला काम था, तो मुश्किल सवालों में जाके फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से ही काम कर लो। लोन रिसीव, ठीक है जी। चलो, लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, ऐसे मिसाल के तौर पे लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, जिसकी एंट्री आपने सीखी हुई है, बोलो बोलो, बैंक डेबिट, बैंक या कैश, बैंक कर लो, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट, ठीक है जी। अब ये जो लोन बैंक से लिया जाता है, इस लोन पे बैंक को कुछ कॉस्ट्स पे की जाती हैं, ठीक है जी। बोरोइंग की कुछ कॉस्ट्स होती हैं, ठीक है जी, जिनमें एक कॉस्ट होती है इंटरेस्ट पेड टू बैंक। ऐसे ही आपने कोई लोन जो लिया उसके कोई प्रोसेसिंग चार्जेस थे, या बैंक कमीशन पे किया कोई आपने, मतलब के एटसेट्रा, को 2-3 ऐसे 1-2 चीज़ें और भी देख लेंगे, ठीक है ना। क्या है जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, कोई बैंक कमीशन है, कोई इंटरेस्ट पे किया बैंक को, ठीक है। यानी कि जो आपने बोरिंग ली, उस बोरिंग के ऊपर जो कॉस्ट्स आपने पे की हैं, जो सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं होता, ठीक है, कोई कमिटमेंट फ़ी है, कोई लोन के प्रोसेस करने के चार्जेस बैंक ने लिए वंस हैं चाहे, तो वो भी आपने पैसे दिए ही हैं, ये भी कॉस्ट ही है, ठीक है। तो जो आपने बोरोइंग्स ली हैं बैंक से, उसके ऊपर जो बैंक को आपने कॉस्ट पे की हैं, उनको कहा जाता है बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, जो बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक ने अपनी किताबों में क्या एंट्री की होगी? हमारे स्कोप से बाहर है, ये बताने के लिए कह रहा था, मत सोचो, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट को एंट्री करेंगे और वो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बैंक की जो अकाउंटिंग है वो हमारे सिलेबस से, हमारे स्कोप से बाहर है। फाइनल में जाके इंशाल्लाह स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स में पढ़ लोगे बैंक को भी, ठीक है जी। अच्छा जी, बैंक हो गया, लीजिंग कंपनी हो गया, वहीं पे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, तो बोरोइंग कॉस्ट्स, लोन लिया बैंक से, बोरिंग ली और उस पर जो इंटरेस्ट पे किया, ठीक है जी। आ जाओ जी। मिस्टर टीपू obtained a loan of 90 million from HBL on 1 जुलाई 15। जी सवाल, बस तो शुरू हो गया टॉपिक, और क्या, मैं थेरी पढ़ाऊंगा, थेरी पढ़ी जाएगी साथ साथ के, ये थेरी बस इतनी सी पढ़ानी थी, ठीक है। अब बात शुरू करते हैं। बोरोइंग लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 90 मिलियन का लोन HBL से लिया टीपू ने। इट कैरीज मार्कअप एट 12% पर एनम। अच्छा, अगर सवाल में सिर्फ 12% भी लिखा हो ना, तो ये पर एनम ही होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये रेट एनुअली होता है, अनलेस के सवाल खुद कह दे कि ये सेमी एनुअल है या क्वार्टरली है या मंथली है, ठीक है। अब 90 मिलियन का लोन था, 12% इस पे इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। ओके, द लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 31, 2000। भाई ईयर एंड हमारा क्या है? 31 दिसंबर। अब देखो कहानी, हमने, हमारा साल शुरू हो रहा है जी 1 जनवरी, कब? 15 पे, ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 15 पे। ऐसे ही हमारे साल चलते जाएंगे, 31 दिसंबर 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब
यकम जुलाई 15 को 90 मिलियन का एक लोन ले लिया टीपू ने, यकम जुलाई एन दरमियान में यहाँ पे यकम जुलाई 15 को लोन लिया, ठीक है जी। और बैंक और टीपू का आपस में, अच्छा भाई यहाँ से लगा दें, ठीक है ना, उधर खाली है, यहाँ तक ये बार बार बच्चों को मूव ना करना। अच्छा, बैंक और टीपू का आपस में क्या मुआहदा हुआ? बैंक ने कहा टीपू तुमने ये लोन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 10-10 मिलियन की इंस्टॉलमेंट्स होंगी और वो सेमी एनुअल होंगे। अच्छा 10-10 मिलियन की होंगी तो कितनी किस्तें टोटल बनेगी? फिर कांदे दल्ले में आ ली मैं, 90 मिलियन का लोन हो तो मैंने कहा 10 की अगर इंस्टॉलमेंट तो टोटल कितनी बनेगी? 9 इंस्टॉलमेंट्स हैं और ये 9 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए 4.5 साल हैं, ठीक है। अब हर साल में मैंने सवाल तो सुनो, दो सवाल सुनो, यही तो मसला है, रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, घर आ गए सवाल करके पर्चे में घर आके देखा उसको करना ये था, ओए हाँ अगली टाइम में पहले रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा। अच्छा जी, ओके। तो बैंक ने टीपू को कहा भाई ये 90 मिलियन का लोन लो, 9 किस्तों में दे देना, ठीक है। टीपू ने कहा और किस्त हर महीने देनी है? मैंने कहा नहीं। साल में एक बार दूं? उन्होंने कहा नहीं, साल में 2 बार। अब 2 तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। पहला अरेंजमेंट क्या है? यकम जुलाई को टीपू ने लोन तो ले लिया, अब यकम जुलाई के बाद बैंक ने कहा है 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आपने क्या करना है? इंस्टॉलमेंट, किस्त देनी है। अब 2 सूरतें हैं, 2 अरेंजमेंट्स, दोनों पॉसिबल हैं। सवाल बताया करेगा, एक ये है कि यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक के जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने के एंड पे जो किस्त देनी है, या तो टीपू वो घर जाते हुए 31 दिसंबर 15 की शाम को बैंक में जमा करा जाएगा, या ये 6 महीने वाली जो किस्त है वो अगले दिन यकम जनवरी 16 की सुबह घर से निकलते हुए दफ्तर आने से पहले जमा करा देगा। दोनों ही पॉसिबल हैं, दोनों ही अलाउड हैं, दोनों ही अलाउड नहीं, बेसिकली दोनों ही अरेंजमेंट के ऊपर मुनसर करते हैं कि बैंक के साथ टीपू का अरेंजमेंट क्या हुआ। बात समझे हो? ये किस्त को 6वें महीने की आखिरी दिन 31 में 15 भी पे किया जा सकता है और 7वें महीने के पहले दिन यकम जनवरी 16 को भी पे किया जा सकता है। सवाल हमें बताया करेगा, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहे हैं? द लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 15। अब इसका मतलब यह है कि 31 दिसंबर 15, फिर 30 जून 15, फिर 31 दिसंबर 16, फिर 30 जून 16, फिर 31 दिसंबर 17, फिर 30 जून 17, यानी हमेशा अब 6 महीने के आखिरी दिन घर जाते हुए जमा करवाएगा। और अगर वो यूं लिख देता सवाल में, ये मुश्किल सवालों की तैयारी शुरू होगी ना असल में, आगे जाके सवालों में तो ये एडजस्टमेंट होगी। अच्छा यूं लिख देता स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी 16, इसका मतलब क्या होता? फिर हर 6 महीने की जो किस्त है 6 महीने के आखिरी दिन की बजाय 7वें महीने के पहले दिन। फिर यहां पे होता है यकम जनवरी 16, फिर यकम जुलाई 16 सॉरी, फिर यकम जनवरी 17, फिर यकम जुलाई 17। वो 6 महीने ही है ना, 6 महीने के आखिरी दिन किस्त पे कर दो या 7वें महीने के पहले दिन। तो ये मर्जी आपकी नहीं होगी, मर्जी सवाल के अंदर बैंक और उसके अरेंजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होगा, उसके अंदर आप पढ़ लोगे कि क्या हुआ होगा। तो फिलहाल हमारे सवाल में तो ये हुआ कि यकम जुलाई 15 को लोन लिया, पहली किस्त 31 दिसंबर 15 पे, दूसरी किस्त फिर 30 जून 16 पे आएगी, तीसरी किस्त फिर 31 दिसंबर 16 पे आएगी, फिर चौथी किस्त 30 जून 17 पे आएगी। कर लूं 4017, 30 जून 17 को 2017 को 4017 जी, ओके चुप कर जाओ। ओके ऐसे ही फिर 31 दिसंबर 17 एंड सो ऑन, जब तक कि ये किस्तें पूरी ना हो जाएं। ठीक है ना, बात समझ गए हो? साल आगे आ ही गया, तो चलो बस सही है। तो ये जहन के अंदर रखना, इससे फर्क पड़ जाया करेगा। थोड़ा सा फर्क किसमें पड़ जाया करेगा? फर्क पड़ जाया करेगा हमारी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में, तो वो इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। फिलहाल तो वो रिक्वायरमेंट शायद वो है ही नहीं। फिलहाल तो रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट, अच्छा नहीं है नहीं तो रिक्वायरमेंट, चलो छोड़ो एक्सट्रैक्ट को बाद में देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 और 16 करो यार। 15 सिर्फ 15 से तो मजा ही नहीं आएगा। 15 एंड 16 एंड 2016 और प्रिपेयर, ठीक है जी, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। तो करो शुरू। हाँ तुम और मैं करूं? सवाल पे रखें जी।
जी तो देखें अब 90 मिलियन का लोन किस दिन आया, यकम जुलाई 15 पे ये लोन आ गया जनाब। और पहली किस्त किस दिन पे हुई, 31 दिसंबर 15 की शाम को 10 रुपए की, और रिमेनिंग लोन कितना रह गया 80 का। ठीक है, अच्छा अब अस्सी के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 12%। ठीक है ना, 80 पे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, 80 पे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, 80 पे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 12% और 6 महीने के इंटरेस्ट निकालेंगे। 80 पे क्यों लगाएंगे, 90 रुपए पहले दिन बैंक ने दिया, यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 की शाम तक पूरा 90 टीपू ने इस्तेमाल किया, तो बैंक इन 6 महीनों का इंटरेस्ट टीपू से लेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे कैलकुलेट होती है, और लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग उस पीरियड की लेनी है जिस पीरियड का इंटरेस्ट आप निकालने लगे हो। यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक पूरा 90 आउटस्टैंडिंग रहा भाई। 31 दिसंबर 15 की शाम को 10 पे करके आप 80 पे इंटरेस्ट देने जाओ तो बैंक आपके कान के नीचे भी देगा। ठीक है, और भाई सारा साल 90 इस्तेमाल करके अब इंटरेस्ट 80 पे दे रहे हो, किराया 80 रुपए का दे रहे हो, बाकी 10 पे किसने किराया देना है। बात समझे हो। इसका मतलब पहला उसूल जो आपके सामने आया वो क्या आया कि इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट कभी एडवांस में नहीं पे होना, ये याद रखना। ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा होगी लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाला आपने 90 मिलियन इंटू 12%, लेकिन ये पूरे साल का इंटरेस्ट है और हमें जो है वो 6/12 चाहिए जी, 5.4। ठीक है जी, अब अगले साल में आए तो अगले साल के पहले ही दिन आउटस्टैंडिंग कितनी अमाउंट है 80। अब ये अगले 6 महीने तक 80 ही आउटस्टैंडिंग रहा, और 6वें महीने के एंड पे 10 और पे होकर कितना रह गया 70। अब इंटरेस्ट पहले 6 महीने 70 पे लोगे या 80 पे? ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये अब जरा दो हिस्सों में हो जाएगा। पहले 80 मिलियन इंटू 12% इंटू 6/12 प्लस एक ही बार कर लेते हैं ना इस साल का इंटरेस्ट। अच्छा, आप अलग अलग निकालना चाह रहे हो, ठीक है जी, 4.8। अब फिर यूं लिख लो, ये जनवरी टू जून तक है। ठीक है, फिर यकम जुलाई 16 से ये 70 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और फिर ये 70 अगले 6 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहेगा, यहां तक के 6 महीने के एंड पे फिर 10 रुपए पे होकर ये 60 रह जाएगा। बस समझे हो। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस 70 मिलियन पे जब 12% लगाओगे तो फिर 6/12 करोगे, ये है जी जुलाई का से दिसंबर तक का इंटरेस्ट कितना, तो इस पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना फिर 9.0। ये तो रिक्वायरमेंट ए थी। बी रिक्वायरमेंट क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बना दो। 15 का मैं बना देता हूँ, 16 का आप घर पे बना लेना जी। लोन ने नॉन करंट लायबिलिटीज में आना है ना, और भाई नॉन करंट लायबिलिटीज में सारे का सारा लोन आ जाएगा, लोन फ्रॉम HBL सारे का सारा। अच्छा, इस दिन पेबल कितना ये तो बताओ, 80 या 90? 31 दिसंबर 15 की शाम को 10 पे कर आए तो 80 रह गया था, लेकिन ये सारा 80 नॉन करंट में लिखना सही नहीं है। कुछ इंट्रो याद आ रही है, थोड़ी थोड़ी भूली बिसरी यादें हैं। इसमें से कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म ये वाला, कुछ जो है वो अगले 12 महीने में पे होना है और कुछ 12 महीने के बाद। तो इंट्रो छोड़ के जाने वाले एंड पे हमने यही काम किए थे इंट्रो में। ठीक है जी, इंट्रो छोड़ के जाने वालों हमने यही काम किया था एंड पे। बहरहाल यहां पे आप खड़े हैं, इस दिन बैलेंस शीट में आ रहे हो ना, ये आप पे लायबिलिटी है। आप देखते हो तो इस लायबिलिटी में से कितनी लायबिलिटी आपको अगले 12 महीने में पे होती नजर आ रही है। ये भी तो 10 जो है वो अगले 12 महीने के आखिरी 12 महीने के आखिरी पे हो ही जाना है ना। इसका मतलब आप ये 10 तो पे कर चुके ना, 31/15 की शाम को पे करके घर आए हो। अब 31/15 की शाम को आप खुद पे 80 का बोझ महसूस कर रहे हो, ये 10 पे हो गया। इस 80 में से 10 का बोझ और 10 का बोझ ये अगले 12 महीनों में उतारना है, यानी 20 का,
और बाकी जितना भी है हमें उससे क्या, वो आसान काम क्या होता है, अगले 12 महीनों को देखना आसान होता है, ठीक है ना। तो करंट पोर्शन को देखो, टोटल में से बाकी को माइनस कर दो तो नॉन करंट बच जाएगा, ठीक है। तो हम आए करंट पोर्शन में, तो हमने देखा जी 20 रुपए का लोन अगले 12 महीने पे होना है। टोटल पेबल कितना है 80 में से अगर 20 चला गया तो बाकी है वही 80 का ही लोन, सिर्फ तोड़ के हमने शो कर दिया बैलेंस शीट में, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही 2016 के लिए आपने बैलेंस शीट बनानी है, एक तो इसकी, दूसरा मैं हैंडआउट को थोड़ा चेंज कर देता हूं, वैसे मैंने भेजा हुआ था। अच्छा चेंज क्या करना, आप समझ लो ना जरा ध्यान से, इधर देखो। पहला सवाल हमने किया है, बोलो पहला सवाल किया है, दूसरा काम मैंने नहीं डिस्कस किया, क्वालिफाइंग एसिड डिस्कस करके ये सवाल नहीं करवाया, तो आपने इसको नहीं देखना। होमवर्क में आते हैं, सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन 1 जो है ये टीपू जैसा है, ये कर लेना है, ठीक है। सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन 2 या नीचे वाला बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है 2, ये आपने नहीं देखने। कहने का मतलब ये है कि IAS 23 में से, इधर देखो, IAS 23 में से सिर्फ 1 आपने किया टीपू वाला, 2 को छोड़ दिया। अब होमवर्क में भी जब ये काम नहीं किया तो इससे रिलेटेड काम आप ही नहीं कर सकते, तो होमवर्क में भी सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन 1 होमवर्क में लिखा हुआ सिर्फ वो करना है, 2 और 3 नहीं करने। अल्लाह हाफिज।